मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 25वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में सह नय विद्यमान पूर्वाच्य इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। विशेष अवस्था में स्वांगवाची शब्दों से नीख निषेध का प्रकरण अभी चल रहा है, इसलिए प्रमुख रूप से न क्रोडादि बचा सूत्र से न की अनुवृत्ति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त पूर्व सूत्र के अनुसार अन्य अनुवृत्ति पदों का भी प्रभाव पूर्ववत विद्यमान है। तदनुसार सह नय तथा विद्यमान शब्द यदि पूर्व में हो, सह च नय च विद्यमानं च सह नय विद्यमानं तत् पूर्वम जस्य सह सह नय विद्यान पूर्व तस्मात् द्वंद्वगर्भित बहुब्रीहि। तो स्वांगवाची उपसर्जनांत प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में नीक प्रत्यय नहीं होता। स्वांगाचोपसर्जनात् द संयोगोपधात् तथा नासिकोदरोष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच्च सूत्र से प्राप्त होने वाले नीख का यह निषेध करता है। नीख का निषेध होने से टाप हो जाता है। उदाहरण में सहनय पूर्वक सकेशा सहकेशा जस्या केशों से युक्त स्त्री, यहाँ सह शब्द विद्यमानार्थक है। तेन सहेति तुल्य योगे इस सूत्र से समास तथा वोपसर्जनस्य इस सूत्र से सह के स्थान पर स आदेश हुआ है। नय पूर्वक अकेशा न विद्यमाना केशा जस्या सा केश रहित स्त्री, यहाँ पर नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहिणां चोत्तर पदलोपश्च वक्तव्य से नय का अस्ति के अर्थ में बहुव्रीहि समास तथा उत्तर पद विद्यमान का लोप हुआ है। विद्यमान पूर्वक विद्यमान नासिका विद्यमाना नासिका जस्या विद्यमान नाक वाली, यह रूप निष्पन्न होता है। नख मुखाद संज्ञायाम इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पूर्व सूत्र के समान अनुवृत्तियां करने पर सूत्रार्थ उत्पन्न होता है। सूत्रस्थ नखमुखात पद का अन्वय अनुवृत्त स्वांगात पद के साथ किया गया है। स्वांगात पद प्रातिपदिकात का विशेषण है, अतः उसमें तदंत विधि होगी। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि स्वांगवाची नख शब्दांत तथा मुख शब्दांत प्रातिपदिकों से संज्ञार्थक स्त्रीलिंग में नीख प्रत्यय नहीं होता, इसलिए टाप होगा। स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात सूत्र से विधीयमान नीख की प्राप्ति का यह प्रतिषेध है। उदाहरण में शूर्पणखा शूर्पाणि इव नखानि जस्या सा सूप के समान नख वाली इस नाम की राक्षसी, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगः सूत्र से नौ कोण।
गौरमुखा गौरम मुखम जस्या, गोरे मुख वाली इस नाम की स्त्री। सूत्र में संज्ञावाची शब्दों से ही नीख का निषेध किया गया है। इसलिए किसी का नाम न होने पर ताम्रमुखी शब्द में नीख स्वांगाचोपसर्जना दसंयोगोपधात से ही होगा। यहाँ पर ताम्रम मुखम जस्या इस अर्थ में ताम्रमुखी शब्द यौगिक है, संज्ञाबोधक नहीं है, अतः निषेध नहीं हुआ। दिक् पूर्व पदान नीख। स्वांगवाची शब्दों का प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। स्वांगात पद प्रातिपदिकात का विशेषण है, इसलिए उसमें तदंत विधि होती है। अन्यतो नीख इस सूत्र से अनुवृत्त नीख पद षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया जा रहा है। फलतः नीख स्थानीय है तथा निप आदेश है। स्वर में विशेषता होने के लिए नीख के स्थान पर निप का विधान किया जा रहा है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि दिशावाची शब्दों के पूर्व पद में रहते हुए स्वांगांत प्रातिपदिकों से विद्यमान नीख के स्थान पर निप आदेश हो। उदाहरण में प्रांगमुख से प्रांगमुखी, प्राक्मुखम जस्या, पूर्वाभिमुखी ईख के स्थान पर ईप विधान का फल यह है कि प्रांगमुखी से आदिदात स्वर हो गया। उसका कारण यह है कि नीप में पकार की इस संज्ञा होने से अनुदात्तौ सुप्पितौ इस सूत्र से ई उदात्त होता है। इसके फलस्वरूप बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद प्रकृतिसर होने के कारण आदिदात्त हो गया। ईख होने पर प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त हो जाता है, यह अभिष्ट नहीं है। वाह सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रकरणवश बीच में ही स्वांगवाची शब्दों के उपसर्जन होने पर, गौण होने पर नीखादि प्रत्ययों का विधान किया गया था। यह प्रकरण अब समाप्त होता है। अतः अनुपसर्जनात् का प्रभाव पुनः पूर्ववत आरंभ होता है। अन्य 4 अधिकारों की भी अनुवृत्ति चली आ रही है। इन सब के अतिरिक्त दीर्घजीवी छंदसी से छंदसी पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप से अपेक्षित है। तदनुसार वैदिक प्रयोग में वाह शब्दांत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहते नीक प्रत्यय होता है। सूत्र में प्रयुक्त वाह पद से यह सूचित होता है कि वह धातु से ऋणी प्रत्यय करने पर निष्पन्न वाह से ही नीख प्रत्यय होगा, केवल वह धातु से नहीं। उदाहरण में द्वितीयवाह, द्वितीयो ही, द्वितीयम वहति अर्थ में उपपद समास होकर द्वितीयवह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीयवह से ऋणी प्रत्यय, द्वितीयवह ऋणी प्रत्यय का सर्वापहार लोप द्वितीयवाह उपधा वृद्धि, अतः उपधाया से द्वितीयवाह से ईख, वाह उठ से पूर्व रूप द्वितीयो ही,
द्वितीय औ को अवृद्धि इत्यधति उठ से तृतीयो ही से सु विभक्ति स्व का हलिंग आदि लोप। तृतीय वय को प्राप्त हुई गाय। अर्थ गायों का तृतीय वय द्वितीय है। 6 महीने की अवधि तक एक वय के अवस्था के लिए नियत है। यजुर्वेद में पठित गर्भाश्च में वत्साश्च में अनुवाक में भवस्वामी आदि भाष्यकारों ने इसी तरह समय निर्धारित किया है। वैदिक प्रक्रिया का उपयोगी प्रयोग होते हुए भी नीक प्रत्यय की समीचीनता दिखाने के लिए इस प्रकरण में इसे समायोजित किया है। सख्यस्वीति भाषायाम इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। सखी और असिस्वी शब्दों का स्त्रीलिंग में निपातन किया जा रहा है, अर्थात सखी तथा असिसु शब्दों से स्त्रीलिंग में नीख प्रत्यय का विधान किए जाने में वृत्तिकारों की विशेष आयाम करना पड़ा है। तदनुसार सूत्रस्थ इति पद को भाषायाम के अनंतर समायोजित कर उन्होंने अर्थ विशेष की कल्पना की है। यहाँ पर इति शब्द का अर्थ सादृश्य है। सूत्र में भाषा शब्द का सन्निवेश करने से लोक में तो यह निपातन सर्वत्र होता है, किंतु वेद में कहीं कहीं। अतः वेद में सखे सप्तपदा भव आदि टावंत प्रयोग मिलते हैं तथा आधेनवो धुनयंता मसीस्वी में निखंत असीस्वी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। असीस्वी प्रथमा के बहुवचन में है। इस वैदिक प्रयोग असीस्वी में पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध नहीं किया गया है। उदाहरण में सखी से सखी नीख अर्थ सहचरी, असीसु असीस्वी असीसु से नीख यण, न विद्यते शिशु जस्या सा बिना बच्चे वाली स्त्री, ये सब प्रयोग निष्पन्न होते हैं। जाते रस्त्री विषया दयोपधात, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। नीख का प्रकरण अभी चल रहा है। 5 अधिकार सूत्रों का भी प्रभाव पूर्वत विद्यमान है। सूत्रस्थ अस्त्री विषयक शब्द से तात्पर्य है जिसका विषय केवल स्त्रीलिंग न हो। स्त्री विषयो जस्य स्त्री विषया न स्त्री विषय थे अस्त्री विषय, अर्थात नियत स्त्रीलिंग से भिन्न हो। अयोपद से तात्पर्य यकारोपद भिन्न शब्दों से है। योपधा जस्य स योपधा न योपधा इति अयोपधा। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि यकार भिन्न उपधा वाले नित्य स्त्रीलिंग शब्द जातिवाची प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व द्योत रहते नीक प्रत्यय हो। भाष्यकार ने सूत्रस्थ जाति शब्द को पारिभाषिक माना है। तदनुसार उन्होंने इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। प्रथम लक्षण के अनुसार आकार से जो अभिव्यंजित हो वह जाति है। आकृति ग्रहणम व्यंजकम जस्या सा आकृति ग्रहणा जाति, अर्थात अवयव सन्निवेश से जिसका ज्ञान हो जाए वह जाति है। उदाहरण में तट से तटी नीख, नदी आदि का जल समीपवर्ती स्थान तट कहलाता है। उसका बोध उस स्थान की आकृति से होता है, अतः तटत्व जाति है।
उसका तीनों लिंगों में प्रयोग होने के कारण वह शब्द नियत स्त्रीलिंग नहीं है। तट तथा तट शब्द की उपधा में य वर्ण भी नहीं है, अतः स्त्रीलिंग में नीख होकर तटी शब्द निष्पन्न होता है। जाति का लक्षण यह यदि वही माना जाए तो यह शंका होती है कि लोक में तो वृषलत्व आदि धर्म जाति माने जाते हैं, उसमें जाति का उक्त लक्षण घटित नहीं होता, क्योंकि शारीरिक अंग सभी ब्राह्मण वृषल आदि में समान रूप से देखे जाते हैं। इसलिए अवयव सन्निवेश मात्र से वृषलत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इस हेतु दूसरा जाति परिचायक साधन बताया जा रहा है। तदनुसार जो शब्द सभी लिंगों में प्रयुक्त नहीं होते हैं, अर्थात जो शब्द स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग इन तीनों लिंगों से युक्त न हो एवं एक बार बताने से जिसका ज्ञान अन्यत्र भी हो जाए उसे भी जाति कहा जाता है। जैसे यज्ञ दत्तादि को ब्राह्मण कहने से उसके पिता आदि के विषय में ब्राह्मणत्व जाति विदित हो जाती है। उसी प्रकार वृषल कहने से उसकी संतति में वृषलत्व जाति का ज्ञान भी हो जाता है। अतः वृषल से विषलीय नीक प्रत्यय होने से कोई अनुपत्ति नहीं है। दूसरे लक्षण के अर्थ में सब लिंगों में न होने पर असर्वलिंगत्वे सति यह विशेषण देने से शुक्ला में नीक नहीं हुआ, क्योंकि शुक्ल शब्द विशेष्य है। शुक्ल शब्द विशेष्य के अधीन होने से तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, अतः वह जातिवाचक नहीं है। इसके साथ ही एक व्यक्ति का परिचय कराने पर भी व्यक्त्यंतर में बिना बताए परिचय न होने से देवदत्ता को जाति नहीं कहा जा सकता, अतः नीक नहीं हुआ। इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त होता है। इसमें और भाग अगला भाग में प्रयुक्त किया जाता है। धन्यवाद।